हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत नेक्स्ट वीडियोज। आज के वीडियोज में हम बात करें तो हम पहले वीडियोज की बात करें तो हमने देखा था योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि की बात। दोस्तों, योगात्मक बहुलकीकरण में मैंने तुमको बताया कि योगात्मक बहुलकीकरण में एकलक इकाइयां आपस में बिना कोई बाई प्रोडक्ट बनाए आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब योगात्मक बहुलकीकरण की हम यदि क्रियाविधि की बात करें तो हम जानते हैं योगात्मक बहुलकीकरण में जो एकलक होते हैं वो अक्रिय होते हैं। अब उन एकलक अणुओं को हमको बनाना है सक्रिय, तो उसके लिए हम इसमें योगात्मक बहुलकीकरण में किसी प्रारंभिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक पदार्थ का कोई भी कण उस एकलक के अणु को सक्रिय कर देता है, और जो एकलक का अणु सक्रिय जब हो जाता है तो आसानी से क्रिया होती रहती है। अब जो हम प्रारंभिक पदार्थ प्रयुक्त करते हैं, या तो वो प्रारंभिक पदार्थ हमने प्रयुक्त किया था मुक्त मूलक, या हमने प्रारंभिक पदार्थ के रूप में काम में लिया था कोई भी आयन। इसके आधार पर हमने पहले वाले वीडियोज में देखा कि योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो योगात्मक बहुलकीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि, यानी जो प्रारंभिक पदार्थ होगा या तो वो मुक्त मूलक होगा, और दूसरी क्रियाविधि थी आयनिक क्रियाविधि, जो प्रारंभिक पदार्थ होगा वो आयन होगा। तो इसके आधार पर हमने क्रियाविधि को दो भागों में विभाजित किया था। एक तो मुक्त मूलक क्रियाविधि थी और एक आयनिक क्रियाविधि थी। आयनिक क्रियाविधि को फिर हमने दो भागों में विभाजित किया, एक तो धनायनिक बहुलकीकरण और एक ऋणायनिक बहुलकीकरण। दोस्तों, आज हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि हमने जो देखा है कि योगात्मक बहुलकीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या होता है। मुक्त मूलक की यदि हम बात करें तो इस अभिक्रिया में जो प्रारंभिक पदार्थ होता है वो मुक्त मूलक होता है, और हमने देखा कि मुक्त मूलक जो हमको प्राप्त होता है या तो वो प्राप्त होता है बेंजाइल पेरोक्साइड से लिया हमने, या एसिटिल पेरोक्साइड से प्राप्त किया, या तृतीय ब्यूटिल पेरोक्साइड से प्राप्त किया। मैंने तुमको बताया जो भी क्रियाविधि हम, चाहे मुक्त मूलक क्रियाविधि की बात करें, चाहे हम आयनिक क्रियाविधि की बात करें, आयनिक क्रियाविधि में भी किसी भी बहुलकीकरण की बात करें, चाहे धनायनिक बहुलकीकरण को देखें चाहे हम ऋणायनिक बहुलकीकरण को देखें, हमेशा इनकी क्रियाविधि में तीन पद होते हैं। पहला श्रृंखला प्रारंभिक पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद, तीसरा श्रृंखला समापन पद। उन दोनों बहुलकीकरण में भी हम इन तीन पदों की बात करेंगे। श्रृंखला प्रारंभिक पद होगा, श्रृंखला संचरण पद होगा, श्रृंखला समापन पद होगा। तो हमने पहले वाले वीडियोज में क्या देखा कि जो प्रारंभिक पदार्थ पेरोक्साइड होता है, सबसे पहले ये अपघटित होकर मुक्त मूलक देता है। ये बॉन्ड टूटता है, इस बॉन्ड के टूटने से मुक्त मूलक बनते हैं। फिर ये मुक्त मूलक एकलक से क्रिया करता है, एकलक मुक्त मूलक बनाता है। ये एकलक मुक्त मूलक बना दिया हमने। यदि हम इसको देखें, इसको लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे कि इस पद में सर्वप्रथम प्रारंभिक पदार्थ अपघटित होकर मुक्त मूलक देता है, और यह मुक्त मूलक एकलक से क्रिया करके, एकलक हमने यहां लिया है एथीन, हम एग्जांपल दे रहे हैं एथीन के बहुलकीकरण की बात कर रहे हैं। इस क्रियाविधि के द्वारा हम ये देख रहे हैं एथीन से पॉलीथीन कैसे बनता है। तो हमने एथीन का एक अणु लिया, ये एकलक से क्रिया करके एकलक मुक्त मूलक बनाता है। इसको बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। यहां श्रृंखला प्रारंभ यानी श्रृंखला का प्रारंभ हो जाता है, श्रृंखला बनना शुरू हो जाती है। फिर हमने दूसरा पद देखा, श्रृंखला संचरण पद में क्या हुआ। इस पद में जो श्रृंखला है इसका संचरण होगा, इसका विस्तार होगा। इस पद में जो अपने पास ये एक एकलक मुक्त मूलक है, ये पुनः एकलक से क्रिया करता है, और एकलक से क्रिया करके एकलक मुक्त मूलक बनाता है, यानी और भी बड़ा मुक्त मूलक बना देता है। ये एकलक मुक्त मूलक था, पुनः एकलक के एक अणु से क्रिया की, एथीन के एक अणु से क्रिया की, और बड़ा मुक्त मूलक बन गया। इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते रहते हैं। फिर ये जो बड़ा मुक्त मूलक है फिर एकलक से क्रिया करता है और बड़ा मुक्त मूलक बन जाता है। अब इसमें ये पद तब तक जारी रहता है जब तक अभिक्रिया में हमारे पास एकलक के अणु उपस्थित होंगे, तब तक श्रृंखला का संचरण होता रहेगा। हमने क्या किया, जो बड़ा मुक्त मूलक है हमने जितने भी अणु हैं सबको ले लिया। सबको लेने के बाद अपने पास ये बहुत बड़ा मुक्त मूलक तैयार हो गया। एकलक के जितने भी अणु थे सब आपस में जुड़ गए। श्रृंखला का संचरण तब तक होता रहा जब तक अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित थे। इसके बाद हमको श्रृंखला का समापन करना है, हमको बहुलक का निर्माण करना है।
अब श्रृंखला का समापन कई प्रकार से हो सकता है। श्रृंखला का समापन हम युग्मन द्वारा कर सकते हैं, श्रृंखला का समापन हम असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा कर सकते हैं, निरोधक पदार्थ का प्रयोग करके कर सकते हैं, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा कर सकते हैं। हमने जो यहां लिया है ये युग्मन के द्वारा किया है, ये मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों आपस में जुड़कर एक उदासीन अणु बहुलक का निर्माण कर देते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, मुक्त मूलक की एक इकाई ये, मुक्त मूलक की एक इकाई ये ली हमने और दोनों को आपस में जोड़ दिया। इस तरीके से ये उदासीन अणु बहुलक का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये बात थी अपने योगात्मक बहुलकीकरण की मुक्त मूलक क्रिया विधि में। यदि हम इस विधि के द्वारा श्रृंखला का समापन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। इस विधि में हम कुछ निरोधक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोबेंजीन है, डाइनाइट्रोबेंजीन है, हाइड्रोक्विनोन है, इन निरोधक का प्रयोग करते हैं। निरोधक पदार्थ क्या करते हैं, इन मुक्त मूलकों से क्रिया करते हैं और श्रृंखला का समापन कर देते हैं, श्रृंखला की वृद्धि को रोक देते हैं। तो इस तरीके से इनका हम श्रृंखला का इन विधियों के द्वारा समापन करते हैं। तो ये तो जो बात थी पहले के वीडियोज की कि योगात्मक बहुलकीकरण की मुक्त मूलक क्रिया विधि क्या थी। अब दोस्तों हम देखते हैं योगात्मक बहुलकीकरण की आयनिक क्रिया विधि क्या है। तो अब हम देखते हैं योगात्मक बहुलकीकरण की आयनिक क्रिया विधि। हम इस क्रिया विधि को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक होता है धनात्मक बहुलकीकरण और नंबर दूसरा होता है ऋणात्मक बहुलकीकरण। धनायनिक बहुलकीकरण क्या होता है, इस बहुलकीकरण को हम अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि जो ये अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया या तो प्रोटॉन के द्वारा या लुईस अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है, प्रोटॉन के द्वारा या लुईस अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है। और जो ऋणायनिक बहुलकीकरण होता है इसको हम बोलते हैं क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण। क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं क्योंकि जो ये अभिक्रिया होती है वो क्षार, जैसे सोडामाइड का यदि हम फॉर्मूला देखें तो सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2, क्षार की उपस्थिति में होती है। दूसरी यदि आप बात देखें हम, इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला कोई कण होता है वो धनायन होता है, अर्थात कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जबकि इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला कण कोई होता है वो ऋणायन होता है, अर्थात नाभिक स्नेही होता है। तो एक तरीके से हम दोनों में अंतर भी बता सकते हैं, धनायनिक बहुलकीकरण क्या होता है और ऋणायनिक बहुलकीकरण क्या होता है। धनायनिक बहुलकीकरण इसको अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। यह बहुलकीकरण प्रोटॉन या लुईस अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला कण धनायन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। जो ऋणायनिक बहुलकीकरण होता है इसको हम क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं क्योंकि ये अभिक्रियाएं क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला जो कण होता है वो ऋणायन होता है, नाभिक स्नेही होता है। अब यदि हम बात करते हैं इनकी क्रिया विधि की तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनायनिक बहुलकीकरण की क्रिया विधि। धनायनिक बहुलकीकरण की क्रिया विधि में वो ही 3 पद होंगे। पहला पद होगा श्रृंखला प्रारंभिक पद, दूसरा होगा श्रृंखला संचरण पद, तीसरा होगा श्रृंखला समापन पद। अब इस पद में क्या होगा, श्रृंखला प्रारंभिक पद में सबसे पहले अपने पास उत्प्रेरक है, जैसे हमने लुईस अम्ल ले लिया AlCl3, ये उत्प्रेरक है और ये उत्प्रेरक क्रिया करता है जल से। जल को हमने यहां मान लिया सह उत्प्रेरक, सह उत्प्रेरक की संज्ञा दे दी इसको। अब जब ये इससे क्रिया करेगा तो जो ये उत्प्रेरक या अम्ल AlCl3 है ये प्रोटॉन को त्यागेगा। अब यदि हम देखें प्रोटॉन त्यागेगा तो अपने पास समीकरण क्या होगा, AlCl3OH, यहां होगा माइनस, ये प्रोटॉन मिल गया, H+ को मुक्त कर दिया। अब ये अभिक्रिया मैंने तुमको बताई अम्ल की उपस्थिति में होती है। अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला कण धनायन होता है, ये अपने पास रहा H+, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पदार्थ। ये H+ सबसे पहले क्रिया करता है बाइनिल एकलक से। हमने यहां बाइनिल एकलक ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये बाइनिल एकलक है। बाइनिल एकलक का एक अणु है और ये इससे क्रिया जब करता है तो ये बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड के टूटने पर H CH2 से जुड़ता है
जब बॉन्ड टूटता है तो इस कार्बन पर धनायन आ जाता है। हम यहां लिखते हैं H को हमने CH2 से जोड़ दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया CH, और यहां अपने पास X, इस कार्बन पर धनायन आ गया। जब कार्बन पर धनायन आ जाता है तो अपने पास निर्माण हो गया कार्बोधनायन का, यानी इस अभिक्रिया में क्या बनता है? कार्बोधनायन। इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन बनता है। इसलिए यह अभिक्रिया उन बाइनिल एकलकों में आसानी से होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है, तो यहां X क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह, क्योंकि इस पद में बनता है कार्बोधनायन। इसलिए यह अभिक्रिया उन बाइनिल एकलकों में आसानी से होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होगा, या तो जुड़ा होगा CH3 या C2H5। यह अभिक्रिया का प्रारंभ करने वाला पद हो गया। अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में अपने पास जो प्रोटॉन है यह बाइनिल एकलक से क्रिया करता है। हम यहां लिख सकते हैं बाइनिल एकलक। बाइनिल एकलक से क्रिया करता है और बाइनिल एकलक से क्रिया करके कार्बोधनायन बनाता है, जिससे श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। अब मुक्त मूलक क्रिया विधि की तरह आइए, अपने पास जो कार्बोधनायन बना है यह हमने कार्बोधनायन ले लिया। श्रृंखला प्रारंभिक पद में यह कार्बोधनायन का निर्माण हुआ। फिर ये कार्बोधनायन पुनः अपने पास बाइनिल एकलक से क्रिया करता है। ये बाइनिल एकलक है, इससे क्रिया करेगा, बाइनिल एकलक से क्रिया करेगा। कार्बोधनायन पहले छोटा था, अब बड़े कार्बोधनायन का निर्माण हो जाएगा। वही बॉन्ड टूटेगा, इससे जुड़ेगा, C पर प्लस का चिन्ह होगा। अब इसको हम यदि लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? H CH2 CH X CH2 CH X, ये बड़े कार्बोधनायन का निर्माण हो गया। अब मैंने तुमको बताया ये श्रृंखला संचरण पद है। ये पद इस अभिक्रिया में तब तक जारी रहेगा जब तक अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित होंगे। तो हम क्या करते हैं, जितने भी एकलक के अणु है सबको एक साथ ले लेते हैं। H CH2 CHX CH2 CHX, और जितने भी अणु हैं हमने N अणु ले लिए CH2 बाइनिल एकलक के, सबको जोड़ दिया। जब हमको सबको जोड़ देंगे तो अपने पास और भी बड़ा कार्बोधनायन बनेगा, उसी तरीके से जोड़ना है। बॉन्ड टूटेगा, इसको जोड़ेंगे H CH2 CHX CH2 CHX, जोड़ दिया इसको CH2 CHX। N अणु लिए हमने तो इसको हमने मान लिया N, ये N लिख दिया। CH2 CHX, ये कार्बोधनायन बन गया। जितने भी अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित थे हमने सबको जोड़ दिया। अब क्या होगा, हम ये भी कह सकते हैं ये पद तब तक जारी रहता है जब तक अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित होते हैं। तीसरे पद में श्रृंखला का समापन होगा। श्रृंखला समापन पद में जो अपने पास ये बना है H CH2 CHX CH2 CHX N CH2 CHX, ये कार्बोधनायन किसी नाभिक स्नेही से क्रिया करता है। प्लस है, माइनस से क्रिया करेगा। जब ये माइनस से क्रिया करेगा तो यहां से एक H प्लस का उत्सर्जन होगा। H प्लस बाहर निकल जाएगा। जब इस H को हटाएंगे यहां सिंगल की जगह डबल हो जाएगा, डबल होते ही प्लस का चिन्ह हट जाएगा। H प्लस A माइनस, ये तो निकल जाएंगे बाहर HA, और अपने पास श्रृंखला का समापन हो जाएगा H CH2 CHX CH2 CHX, यहां लिखूंगा N, ये रह गया CH डबल बॉन्ड CHX, ये श्रृंखला का समापन हो गया और ये बहुलक का निर्माण हो गया। दोस्तों ये क्रिया विधि कहलाती है धनायनिक बहुलकीकरण की क्रिया विधि। मैं इसको एक बार दोबारा बोल दूं, धनायनिक बहुलकीकरण की क्रिया विधि को हम अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। जो ये बहुलकीकरण है ये प्रोटॉन या लुईस अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होता है। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला जो कण होता है वो धनायन होता है या कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। इस बहुलकीकरण की क्रिया विधि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 श्रृंखला प्रारंभिक पद, नंबर 2 श्रृंखला संचरण पद, नंबर 3 श्रृंखला समापन पद।
इस पद में सबसे पहले जो अपने पास लुईस अम्ल है, हम चाहे तो यहां AlCl3 ले सकते हैं, HF ले सकते हैं, BF3 ले सकते हैं। यह सह उत्प्रेरक से क्रिया करके प्रोटॉन त्यागता है। प्रोटॉन H+ अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला कण, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला आयन, यह सबसे पहले बाइनिल एकलक से क्रिया करता है और बाइनिल एकलक से क्रिया करके सर्वप्रथम बनाता है कार्ब धनायन। बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन पर धनायन आ गया, कार्ब धनायन। इस अभिक्रिया में कार्ब धनायन बनता है। इसलिए यह अभिक्रिया उन बाइनिल एकलकों में आसानी से होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े होते हैं। दूसरे पद में जब हम श्रृंखला का संचरण करते हैं, अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में जो कार्ब धनायन बना वो पुनः एकलक से क्रिया करता है, पुनः एकलक से क्रिया करके बड़ा कार्ब धनायन बनाता है। फिर बड़ा कार्ब धनायन फिर एकलक से क्रिया करेगा और भी बड़ा बनेगा। तो यह अभिक्रिया तब तक प्रारंभ रहती है जब तक अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित होते हैं। हमने जितने भी अणु बच रहे उनको ले लिया, इस कार्ब धनायन में हमने इसको जोड़ दिया, यह बड़ा कार्ब धनायन बन गया, श्रृंखला का संचरण हो गया। अब यह अभिक्रिया कब तक रही? जब तक अभिक्रिया में किसके अणु थे? एकलक के। अब श्रृंखला समापन पद होगा। श्रृंखला समापन पद में अपने को बहुलक का निर्माण करना है, तो यहां ये धनायन है, ये किसी नाभिक स्नेही से क्रिया करता है। यहां ये प्रोटॉन को त्यागेगा और प्रोटॉन को त्याग कर ये अपने पास बहुलक का निर्माण कर देता है। तो ये तो थी धनायनिक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। यदि हम इसी क्रियाविधि में देखें ऋणायनिक बहुलकीकरण क्या होता है, हम ऋणायनिक बहुलकीकरण को क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। यह अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला कण अपने पास कोई ना कोई ऋणायन होगा। अब यदि हम इसी में ही देखें इसको, तो देखिए अपने पास यहां इसको रहने दें, ऋणायनिक बहुलकीकरण की क्रियाविधि में यहां कोई ना कोई क्षार होगा। हमने कोई ना कोई क्षार ले लिया B- या कोई नाभिक स्नेही ले लिया, यह बाइनिल एकलक से क्रिया कर रहा है। अब क्रिया करने पर अपने पास क्या होगा? B- जुड़ जाएगा CH2 से, CH2 से जुड़ गया, बॉन्ड टूटेगा, इसका बॉन्ड का जो बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस CH पर आ जाएगा और यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बताओ इस अभिक्रिया में अपने पास कार्ब धनायन में बनकर बताओ किसका निर्माण हुआ? कार्ब ऋणायन का निर्माण हुआ। और यहां CH2 से कौन किसको जोड़ दिया हमने? B को, कोई नाभिक स्नेही को जोड़ दिया। B- ये जुड़ जाएगा CH2 से। जब ये CH2 से टूट जाएगा तो बॉन्ड टूटेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है CH पर यानी इस पर ऋणायन आ जाएगा, कार्ब ऋणायन। बताओ इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हुआ? कार्ब ऋणायन का। इसका मतलब यह अभिक्रिया उन बाइनिल एकलकों में आसानी से होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब ऋणायन बनता है। इसलिए यह अभिक्रिया उन बाइनिल एकलकों में आसानी से होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को यहां हम व्यक्त कर दे 22 से व्यक्त कर दिया। इलेक्ट्रॉन आकर्षी के समूह के रूप में Cl- हो सकता है, Cn- हो सकता है। फिर वही दूसरा पद श्रृंखला संचरण पद होगा। श्रृंखला संचरण पद में हमने H के स्थान पर नाभिक स्नेही B लिया है, धनायन की जगह ऋणायन का निर्माण हुआ है। X हमने यहां बाई को जोड़ा है, यहां ये बाइनिल एकलक ये क्रिया करेगा। बस यहां अपने को क्या करना है? H नाभिक स्नेही है, B जुड़ा हुआ है, यहां इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यहां इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, प्लस के स्थान पर माइनस कर दिया, ये ऋणायन बन गया। और भी बड़ा बनाना है तो ये यहां H के स्थान पर B, हमने यहां इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह को जोड़ा है, यहां इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यहां कार्ब ऋणायन है। फिर ये क्रिया कर रहा है N अणु से, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, वही की वही बातें हैं। यहां वो B- क्षार है जुड़ा हुआ है, नाभिक स्नेही है। यहां हमने यहां X के स्थान पर बाई, X के स्थान पर बाई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ये माइनस है अपने पास। यहां यदि हम इसको देखें श्रृंखला समापन पद में यहां B है, यहां X के स्थान पर बाई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, कार्ब ऋणायन बनता है। अब बताओ ऋणायन किससे क्रिया करेगा? ऋणायन की यदि मैं बात करूं तो यह क्रिया करेगा धनायन से। धनायन यहां अम्ल से H+ से क्रिया करता है।
अब बताओ H प्लस से क्रिया होगी तो अपने पास क्या होगा, यदि हम देखें प्लस माइनस ये तो हट जाएगा और CH2 यहां क्या हो जाएगा CH2 और X से क्या जुड़ जाएगा बाई। CH2 यहां है, CH2 है, इसको जोड़ दिया, ये बन गया अपने पास यहां बाई, यहां B, यहां बाई और यहां N, ये श्रृंखला का समापन हो गया। दोस्तों यदि हम इसको एक बार देखें, जिस तरीके से हमने रासायनिक बहुलकीकरण को किया है उसी तरीके से ऋणायनिक बहुलकीकरण है। क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। नाभिक स्नेही लेते हैं, क्षार लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऋणायन, फिर यह बाइनिल एकलक से क्रिया करके कार्ब ऋणायन बनाता है। कार्ब ऋणायन में ऋणायन बना है कार्ब ऋणायन, इसलिए यह अभिक्रिया उन बाइनिल एकलकों में आसानी से होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह Cn माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है। फिर ये कार्ब ऋणायन पुनः एकलक से क्रिया करता है, बड़ा कार्ब ऋणायन बनाता है। बड़ा कार्ब ऋणायन तब तक एकलकों से क्रिया करता रहेगा जब तक अभिक्रिया में एकलक के अणु उपस्थित होंगे। बड़ा 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 कार्ब ऋणायन बन गया, फिर यहां श्रृंखला का समापन होता है और ये कार्ब ऋणायन यहां जो है वो धनायन से क्रिया करता है और श्रृंखला का समापन करके बहुलक का निर्माण कर देता है। तो दोस्तों ये बात थी अपने पास धनायनिक बहुलकीकरण और ऋणायनिक बहुलकीकरण के क्रियाविधि की। दोस्तों अब हम बात करते हैं रबड़ की, कि रबड़ क्या होता है और यह किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। यदि हम रबड़ के बारे में देखें तो हम रबड़ को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर पहला अपने पास होता है प्राकृतिक रबड़ और नंबर दूसरा अपने पास होता है संश्लेषित रबड़। नाम से स्पष्ट है, हमने बहुलक के पाठ में शुरुआत में ही देखा है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक रबड़। यहां हम एक वृक्ष की बात करेंगे, हेबिया ब्रेसिलियंसिस, उस वृक्ष से हम रबड़ प्राप्त करेंगे तो वो प्राकृतिक रबड़ होगा। और जिन रबड़ों को प्रयोगशाला में मनुष्यों के द्वारा संश्लेषित किया जाएगा वो कहलाएगा संश्लेषित रबड़। अब जैसे हम संश्लेषित रबड़ में हम एग्जाम्पल देंगे ब्यूना एस का, हम संश्लेषित रबड़ में एग्जाम्पल देंगे ब्यूना एन का, कि ब्यूना एन रबड़ कैसे बनता है। हम संश्लेषित रबड़ में एग्जाम्पल देंगे नियोप्रिन रबड़ का, कि नियोप्रिन रबड़ कैसे बनता है। हम यहां एग्जाम्पल देंगे यानी पॉलीब्यूटाडाइइन का या पॉलीआइसोब्यूटाइलिन का या एबीएस रबड़ का। दोस्तों हम ये आगे देखेंगे कि ये संश्लेषित रबड़ किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ क्या होता है, हम बात करते हैं प्राकृतिक रबड़ कि प्राकृतिक रबड़ को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। जो प्राकृतिक रबड़ है, पहली बात तो ये प्रतास्थ बहुलक होता है। प्रतास्थ बहुलक जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि प्रतास्थ बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनमें श्रृंखलाओं के मध्य में दुर्बल वान डर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये प्रतास्थ बहुलक है और इस रबड़ को हम प्राप्त करते हैं हेबिया ब्रेसिलियंसिस। ये वृक्ष का नाम याद करना है, हेबिया ब्रेसिलियंसिस, ब्रेसिलियंसिस। इस वृक्ष से जो हमको एक रबड़ क्षीर प्राप्त होगा, लेटेक्स प्राप्त होगा, उससे ये हम रबड़ को प्राप्त करेंगे। यदि हम इस वृक्ष की बात करें तो जो ये वृक्ष है ये भारत में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन ये है कि हम इस वृक्ष से कैसे प्राप्त करते हैं प्राकृतिक रबड़ को। तो इससे प्राप्त करने के लिए ये अपने पास हमने मान लिया हेबिया ब्रेसिलियंसिस ये वृक्ष है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ये वृक्ष है इस वृक्ष के तने पर विशेष प्रकार से काटकर एक चीरा लगाया। जब हम इस वृक्ष के तने पर एक विशेष प्रकार से काटकर चीरा लगाते हैं तो इसमें से एक दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलता है और उस दूध जैसे पदार्थ को हम बोलते हैं लेटेक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं रबर क्षीर। ये दूध जैसा पदार्थ जो है ये लेटेक्स या इसको हम बोलते हैं रबर क्षीर। लेटेक्स होता क्या है, लेटेक्स जो है ये अपने पास रबड़ का जल में कोलाइडी विलयन होता है। रबड़ का जल में कोलाइडी परिक्षेपण या कोलाइडी विलयन होता है और इसमें होता है लगभग 30 से 60% रबड़, 30 से 60% रबड़ होता है। अब इस रबड़ को हम कपों में एकत्र कर लेते हैं। कपों में एकत्र करने के बाद
हम इसको जल से इतना तनु करते हैं, इसमें हम इतना जल मिलाते हैं कि इसमें रबड़ की परसेंटेज मात्रा 10 से 20% रह जाए। 10 से 20% रहने के बाद हमें इसमें 1% मिलाते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। एसिटिक अम्ल मिलाने पर जो रबड़ के कोलाइडी कण होते हैं वो पात्र में या रबड़ के कोलाइडी कण स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं, और जो ये रबड़ हमको प्राप्त होता है इस रबड़ को हम नाम देते हैं क्रेप रबड़। ये हमको रबड़ प्राप्त हो गया। द्वारा देखें रबड़ का वृक्ष हेविया ब्रेसिलियंसिस, इस वृक्ष से हम रबड़ कैसे प्राप्त करते हैं। यदि हम इसका देखें, हमने रबड़ का वृक्ष हेविया ब्रेसिलियंसिस पेड़ के तने पर काटकर एक विशेष प्रकार से चीरा लगाया। चीरा लगाने पर इसमें से दूध जैसा पदार्थ बाहर निकला, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बाहर निकला, जिसको हम बोलते हैं लेटेक्स, हिंदी में बोलते हैं रबड़ क्षीर। लेटेक्स क्या है? रबड़ का जल में कोलाइडी विलयन होता है। इसमें लगभग 30 से 60% रबड़ होता है, जिसको कपों में एकत्र कर लिया जाता है। फिर हम इसमें इतना जल मिलाते हैं, इसको जल से इतना तनु करते हैं कि इसमें रबड़ की प्रतिशत मात्रा 10 से 20% रह जाए। इसके बाद इसमें 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल को मिलाते ही जो रबड़ के कोलाइडी कण होते हैं वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाते हैं। इस रबड़ को हम बोलते हैं क्रेप रबड़। अब दोस्तों जो ये रबड़ हमको प्राप्त होता है ये रबड़ अधिक उपयोगी नहीं होता। इस रबड़ में कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण इसका अधिक उपयोग नहीं होता। क्या क्या ऐसे गुण हैं? एक तो इस रबड़ में जल को अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी जल को कम प्रतिकर्षित करता है। दूसरा, ये अध्रुवीय विलायकों में ही विलय हो जाता है। इसमें प्रकाशता का गुण भी कम पाया जाता है, इसलिए हम इस रबड़ का अधिक उपयोग नहीं करते। अब यदि हम आगे बात करें, ये तो हमने रबड़ को कैसे प्राप्त किया कि जो प्राकृतिक रबड़ है अपने पास, इसका संगठन की बात करें, प्राकृतिक रबड़ के संगठन की, प्राकृतिक रबड़ के संरचना की, प्राकृतिक रबड़ की संरचना व संगठन। यदि हम इसकी बात करें तो जो प्राकृतिक रबड़ है हम सब जानते हैं, प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है। आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब है कि प्राकृतिक रबड़ किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे बनता है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है इसको हम समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे, इसका नाम ये कैसे दिया है। प्राकृतिक रबड़ का जो संगठन होता है वो होता है C5H8 का होल N, ये इसका संगठन है। अब हम देखते हैं कि जब हम आइसोप्रीन का बहुलकीकरण कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक रबड़, पॉलीआइसोप्रीन। अब हम जानते हैं जो आइसोप्रीन होता है इसका हमने एक नाम और दिया, आइसोप्रीन को हम बोलते हैं, आइसोप्रीन का यदि रासायनिक सूत्र देखें 2-मेथिल ब्यूटाबन-3-डाइईन, 2-मेथिल ब्यूटाबन-3-डाइईन, ये इसका रासायनिक नाम भी है, रासायनिक सूत्र भी है। अब हम यदि इसको बनाएं, बहुलकीकरण सब जानते हो, दोबारा मैं बोल दूं, प्राकृतिक रबड़ की हम संगठन की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक है। जब आइसोप्रीन का बहुलकीकरण कराया जाता है तो हमें प्राकृतिक रबड़ या पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होता है। दूसरी बात हम यह भी कह सकते हैं जो प्राकृतिक रबड़ होगा वो समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन की इकाइयां होंगी। समपक्ष विपक्ष दोनों स्थितियां बनाकर देखेंगे अभी हम। प्राकृतिक रबड़ का संगठन C5H8 का होल N होता है। अब हम यदि देखें जब हम आइसोप्रीन का बहुलकीकरण करेंगे तो हमें कैसे प्राप्त होगा। आइसोप्रीन होता है 2-मेथिल ब्यूटाबन-3-डाइईन, ये अपने पास रहा 4 कार्बन, ब्यूट हो गया, 2 पर मेथिल लगा दिया, 1,3-डाइईन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड, 2 3 पर डबल बॉन्ड, बाकी की जगह सिंगल बॉन्ड। सबकी बैलेंस ही पूरी करें, कार्बन की संयोजकता 2 हाइड्रोजन से 4 हो गई, यहां 4 है, यहां 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन को लगा दिया,
यहां दो हाइड्रोजन, सबकी बैलेंसी पूरी हो गई। यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम अपने पास 2 पर मैथिल है, 4 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड, आ की मात्रा ब्यूटा, 1 3 डाइईन। इसका एक नाम और है, इसको हम आइसोप्रिन भी बोलते हैं। ये आइसोप्रिन को ही हम 2 मैथिल ब्यूटा 1 3 डाइईन कहते हैं। इसके हमने लिए एन अणु। इसका कराते हैं हम बहुलकीकरण। बहुलकीकरण कराना है अपने को। अब बहुलकीकरण कैसे करेंगे हम इसका? बहुलकीकरण में अपने पास दोनों तरफ बैलेंसी फ्री होती है। इसके एन अणु हैं, 2 तरीके हैं, या तो डबल बॉन्ड को तोड़िए यहां से, जब ये टूटेगा तो एक बैलेंसी यहां। इसको हम ऐसे कैसे लिखे? पहले CH2 CH3 CH2 ये लिख दिया हमने यहां। अब डबल बॉन्ड को तोड़ा तो अपने पास यहां यदि एक बॉन्ड तो ये हो गया अपने पास, और एक बॉन्ड इसका ये हो गया। डबल बॉन्ड तोड़ा है, सिंगल बॉन्ड रह गया यहां। यदि हम इसको तोड़े, इसके डबल बॉन्ड को तोड़े, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। यहां अपने पास सिंगल बॉन्ड है। अब बताओ ये सिंगल आपस में मिलकर क्या बना देंगे? यहां डबल, ये डबल हो जाएगा, और ये यहां बैलेंसी हमने इसकी फ्री कर दी। ये बैलेंसी फ्री हो गई, कोष्टक के बाहर हमने लगा दिया एन। अपने पास यहां सिंगल डबल कर दिया, ये डबल हो गया अपने पास। दोबारा देख ले, सबकी बैलेंसी पूरी है। नहीं तो एक सबसे सीधा तरीका क्या होता है, जब कभी भी तुम्हारे पास ऐसे एग्जाम्पल हो जिसमें अपने को बॉन्ड को तोड़ना है, या तो तोड़ने का तरीका देख लो, एक बार दोबारा देख लो। हमने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा, यहां डबल बॉन्ड था अपने पास, डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा, एक तो अपन ने ये तोड़ दिया इसको, एक ये तोड़ दिया, सिंगल लगा हुआ है आगे। यहां डबल बॉन्ड है, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक हमने बॉन्ड को ये तोड़ दिया डबल बॉन्ड को, और एक डबल बॉन्ड ये टूट गया। अब बताओ ये आपस में मिलकर यहां कौन सा बॉन्ड बना देंगे? डबल बॉन्ड का निर्माण कर देंगे। यदि तुमको इसको सिंपल तरीके से याद रखना है, सबसे सीधा तरीका है, तुम्हारे पास जो भी एक लक है, CH3 है, CH2 लिख दिया, C से CH3 जुड़ रहा है, फिर यहां मैंने CH लिख दिया, यहां इसके बाद CH2 लिख दिया। हम जानते हैं बहुलकीकरण में दोनों तरफ बैलेंसी फ्री, बहुलकीकरण में दोनों तरफ बैलेंसी फ्री, आपस में सब जुड़ जाते हैं। अब तुम इनकी बैलेंसी पूरी कर दो, उत्तर वही आएगा। यहां कार्बन की संयोजकता 2 और 1 3 सिंगल बॉन्ड होगा, यहां 1 और 1 2 डबल बॉन्ड होगा, यहां 2 और 1 3 सिंगल बॉन्ड होगा। देखो उत्तर वही है। याद करने की दृष्टि से यदि अपने को जल्दी जल्दी लिखना है, इसमें जल्दी से देखना है क्या हुआ, जब तो यदि तुमको पूरा देखना है क्रियाविधि में, इसको तोड़ा 2 बॉन्ड बन गए, यहां बन जाएगा, इसको तोड़ेंगे 2 बॉन्ड बन जाएंगे, आपस में जुड़कर ये बन जाएगा। तो बताओ यहां ये बहुलकीकरण हुआ, बहुलकीकरण में अपने पास ये बन गया पॉलीआइसोप्रीन, ये पॉलीआइसोप्रीन का निर्माण हो गया, और ये पॉलीआइसोप्रीन कहलाता है प्राकृतिक रबड़। तो जब आइसोप्रीन का बहुलकीकरण किया जाता है तो आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से हमें पॉलीआइसोप्रीन या प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम इसके 2 समावयवी बनाते हैं। एक तो हम इसका देखते हैं संपर्क समावयवी क्या होता है। संपर्क समावयवी जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो संपर्क समावयवी होता है इसका, और यदि हम इसका विपक्ष समावयवी बनाते हैं तो उसके विपक्ष समावयवी को हम कहते हैं गट्टा पारचा। यदि हम पहले इसका संपर्क समावयवी बनाएं तो हम देखें C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, C से जुड़ा हुआ है CH2, C से जोड़ दिया CH2, इस C से जुड़ा हुआ है CH3, C से जोड़ दिया CH3, ये लिख दिया। दोबारा देख लो, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है CH3, C से CH3 जोड़ दिया, C से जुड़ा हुआ है CH2, C से CH2 जोड़ दिया। अब अगले डबल बॉन्ड की बात करें, बताओ इस C से क्या क्या जुड़ा हुआ है। इस C से जुड़ा हुआ है एक तो H, और एक इस C से क्या जुड़ा हुआ है CH2। हमने एक तो जोड़ दिया CH2 और एक जोड़ दिया हमने H। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यदि हमसे पूछा जाए ये कौन सा रूप है, ये इसका समकक्ष रूप है या ये इसका विपक्ष रूप है, दोनों CH2 ऊपर है। जब दोनों ऊपर हो या इस तरीके से हो दोनों CH2, या इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, वो समकक्ष रूप होता है। तो ये इसका कहलाता है समकक्ष रूप। विपक्ष रूप कब होता है इसका, जब ये तो होता ऊपर और ये होता नीचे। अब बताओ हमने एक बार और लिखा इसका
सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ रहा है CH2 ले लिया, C से जुड़ रहा है CH3, यहां C से जुड़ रहा है CH2, फिर C से जुड़ रहा है अपने पास H। बहुत सारी इकाइयां आपस में जोड़नी है। फिर हमने एक बार और लिखा C डबल बॉन्ड C से जुड़ रहा है CH2 ले लिया, C से जुड़ रहा है CH3, C से जुड़ रहा है CH2 और यहां C से जुड़ रहा है H। बताओ बहुत सारी इकाइयां। अब यदि हम इसको 1 माने 1 2 3 4, अब बताओ ये आपस में यहां जुड़ जाएगा, ये आपस में यहां जुड़ जाएगा, तो कौन से जुड़ रहा है? यदि इसको 1 माने 1 2 3 4 जुड़ रहा है 1 से। यदि हम इसको देखें 1 2 3 4 जुड़ रहा है अपने पास फिर 1 से, तो बताओ इसको, इसलिए हम इसको क्या भी कहते हैं, समपक्ष 1,4 पॉलीआइसोप्रीन इकाइयां। इसकी संरचना कुछ कुंडलीनुमा होती है, इसकी संरचना हमने पूरा का पूरा बना दिया, रेखीय होती है, कुछ कुंडलीनुमा होती है। अब यदि हम इसका विपक्ष रूप बनाए तो मैंने तुमको बताया कि इसका विपक्ष रूप कहलाता है गट्टा पारचा। बताओ विपक्ष रूप कैसे बनाएंगे? विपक्ष रूप में ये कहां होगा? नीचे, और ये कहां होगा? ऊपर। तो इसके विपक्ष रूप को देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो संपर्क समावयवी होते हैं। इसमें जो श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में दुर्बल वान डेर वाल्स बल से जुड़ी होती हैं, अर्थात इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। फिर हमने ये देखा कि जो इसका विपक्ष समावयवी होता है, प्राकृतिक रबड़ जो पॉलीआइसोप्रीन है, ये तो हो गया इसका संपर्क समावयवी। इसमें 1,4 पॉलीआइसोप्रीन की बहुलक श्रृंखलाएं होती हैं। अब यदि हम इसका विपक्ष समावयवी देखें तो इसके विपक्ष समावयवी, हमने इसका विपक्ष समावयवी बना दिया, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस विपक्ष समावयवी को बोलते हैं गट्टा पारचा। अब यदि हम इसको और आगे जोड़े, C डबल बॉन्ड C से अपने पास जुड़ा हुआ है CH3, C से यहां हमने जोड़ दिया CH2, यहां विपक्ष समावयवी बनाना है इसलिए CH2 ऊपर, और यहां इसके बाद देखें यहां अपने पास जुड़ा हुआ है H, ये आपस में जुड़ गया, तो ये एक विपक्ष समावयवी बन गया। इस विपक्ष समावयवी को कहा जाता है गट्टा पारचा। तो दोस्तों ये बात थी अपने पास प्राकृतिक रबड़ की, कि प्राकृतिक रबड़ जो है वो किसका बहुलक है और प्राकृतिक रबड़ किस प्रकार बनता है। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं प्राकृतिक रबड़ जो है, इसके यदि हम गुणों की बात करें तो दोस्तों इसके गुणों में प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात जल को प्रतिकर्षित करने की क्षमता कम होती है। इसके अलावा ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। तो हम क्या करते हैं, इनके गुणों को सुधारने के लिए हम प्राकृतिक रबड़ का करते हैं बल्कनीकरण। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, रबड़ का बल्कनीकरण। रबड़ का बल्कनीकरण होता क्या है? यदि हम रबड़ के बल्कनीकरण की बात करें तो हमने देखा कि प्राकृतिक रबड़ में प्रत्यास्थता का गुण कम था। प्राकृतिक रबड़ के गुणों को सुधारना है, प्राकृतिक रबड़ के गुणों को सुधारने के लिए हम रबड़ का बल्कनीकरण करते हैं, और इस क्रिया में हम प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करते हैं। जब प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो इससे जो हमको रबड़ प्राप्त होता है उस रबड़ को हम बोलते हैं बल्कनीकृत रबड़, और इस क्रिया को हम बोलते हैं बल्कनीकरण। तो बल्कनीकरण क्या होता है? जब प्राकृतिक रबड़ के गुणों को सुधारने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं बल्कनीकरण, और प्राप्त रबड़ को बोलते हैं बल्कनीकृत रबड़। इस विधि का आविष्कार सन 1839 में गुडईयर नामक वैज्ञानिक ने किया। गुडईयर नामक वैज्ञानिक ने इस विधि के बारे में बताया। अब इस विधि में यदि हम देखें कि हम रबड़ में कैसे प्रत्यास्थता का गुण पैदा करते हैं, कैसे हम सल्फर को प्रवेशित कराते हैं, तो ये अपने पास श्रृंखला है आइसोप्रीन। एक C से अपने पास जुड़ा हुआ है, यदि हम देखें तो CH2, C से जुड़ा हुआ है अपने पास CH3, दूसरा C इससे जुड़ा हुआ है H, इससे जुड़ा हुआ है CH2। ये हमने श्रृंखला बना दी, पॉलीआइसोप्रीन बना दिया। हमने एक अणु और लिया इसका CH2, C से जुड़ा हुआ है CH3, C से जुड़ा हुआ है H और C से जुड़ा हुआ है CH2। हम इसको गर्म करते हैं सल्फर के साथ। जब इसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो तिर्यक बंध के द्वारा यह जुड़ता है। अब इसको हम इसमें दो तरीके से जोड़ सकते हैं। इसको दो तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं? एक तो द्विबंध को प्रभावित करके जोड़ सकते हैं,
और एक द्विबंध को प्रभावित किए बिना भी जोड़ सकते हैं। अब इसमें हम सल्फर को प्रवेशित कराते हैं, जिसमें पहले हम द्विबंध को प्रभावित करते हैं। यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से हमने इस बॉन्ड को तोड़ा। यदि हम इस बॉन्ड को तोड़े तो अपने पास यहां CH2 है, CH2 लिख दिया। C से CH3 जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड को तोड़ा, C से H जुड़ा हुआ है, C से CH2 जुड़ा हुआ है। ऐसे इसी प्रकार नीचे लिखेंगे CH2, C, डबल बॉन्ड को तोड़ा है, C से जुड़ा हुआ है H, यहां C से CH3 जुड़ा हुआ है, C से CH2 है। तो हमने किया डबल बॉन्ड को प्रभावित, ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिया हमने। जब एक सिग्मा एक पाई टूटता है, दो सिग्मा बनते हैं। ऐसे इसको तोड़ा, यहां इसको तोड़ दिया और इसमें हमने करा दिया सल्फर को प्रवेश। ये सल्फर प्रवेशित हो गया, सल्फर त्रियक बंध के द्वारा जुड़ गया। इस तरीके से रबड़ का बल्कनीकरण हुआ और इसके गुणों में सुधार हुआ। या तो हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं इसको, या हम चाहें तो दूसरे तरीके से यदि हम जोड़ना चाहें इसको, तो हम द्विबंध को प्रभावित किए बिना भी सल्फर को प्रवेशित करा सकते हैं, यहां जोड़ सकते हैं। यहां हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया, फिर हमने लिखा C से CH3, फिर हमने डबल बॉन्ड C से H, C से CH2। इसी प्रकार नीचे हमने एक H को हटाया, एक वैलेंसी फ्री की, यहां एक वैलेंसी फ्री की। C से जुड़ा हुआ है CH3, C से जुड़ा हुआ है H, C से CH2, वैलेंसी फ्री, यहां सल्फर को प्रवेशित करा दिया। तो हमने सल्फर को प्रवेशित दो तरीके से कराया, या तो द्विबंध को प्रभावित करके सल्फर प्रवेशित हो गया, या द्विबंध को प्रभावित किए बिना भी हम बल्कनीकरण की क्रिया कर सकते हैं। अब ये जो रबड़ है इसमें प्रत्यास्थता का गुण अधिक होता है, क्योंकि बल्कनीकरण की क्रिया हो गई। इन रबड़ों को हम बोलेंगे अब बल्कनीकृत रबड़। प्रत्यास्थता का गुण अधिक है, यानी ये और रसायनों के प्रति अप्रभावित रहता है। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो इसकी जल अवशोषण क्षमता भी कम हो गई, जल को प्रतिकर्षित करने की क्षमता अधिक हो गई। तो इस तरीके से रबड़ का बल्कनीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस टॉपिक में क्रियाविधि के बारे में देखा। मुक्त मूलक क्रियाविधि क्या होती है, योगात्मक बहुलकीकरण की आयनिक क्रियाविधि क्या होती है, इसके बाद हमने रबड़ का अध्ययन किया। अब हम अगले टॉपिक में देखते हैं कि संश्लेषित रबड़ क्या होते हैं। संश्लेषित रबड़, ये संश्लेषित रबड़ ऐसे रबड़ होते हैं जो कि मनुष्यों के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। अब यदि हम इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखें, संश्लेषित रबड़ कौन कौन से होते हैं जिनको मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ब्यूना एस रबड़, ब्यूना एन रबड़, नियोप्रीन रबड़, पॉलीब्यूटाडाइइन रबड़, पॉली आइसोब्यूटाइलिन रबड़ और एबीएस रबड़। हम इन सभी रबड़ों का यहां अध्ययन करेंगे कि इनको किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले नंबर एक हम बात करते हैं सबसे पहले ब्यूना एस रबड़ की, कि ब्यूना एस रबड़ क्या होता है। ब्यूना एस रबड़ जो होता है इसका एक नाम और है, इसको हम SBR रबड़ भी कहते हैं, SBR। अब यदि हम दोनों की बात करें, ब्यूना एस होता क्या है, ब्यूना एस का मतलब क्या है, तो देखिए यहां हमने लिखा है ब्यूना एस। ब्यूना एस का मतलब होता है कि जो ये रबड़ होता है ये ब्यूटा 1,3 डाइईन, यहां Bu का मतलब हुआ ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, और S का मतलब यहां होगा स्टाइरिन, स्टाइरिन लेंगे। और यहां जो ये Na है, Na का मतलब है सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होगी, और इनकी क्रिया से जो हमको रबड़ प्राप्त होगा वो रबड़ अपने पास कहलाएगा ब्यूना एस। इसलिए इसका नाम ब्यूना एस रखा गया। Bu का मतलब होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन, S का मतलब हो गया स्टाइरिन, Na सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। अब इनके बहुलकीकरण से जो ये बहुलकीकरण होगा वो कहलाएगा सह बहुलकीकरण। सह बहुलकीकरण क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो एकलक इकाइयां हैं वो एक से अधिक प्रकार की हैं। तो इनके सह बहुलकीकरण से हमको ब्यूना एस रबड़ प्राप्त होगा। अब इसको हम SBR का मतलब क्या हुआ, SBR का मतलब यदि हम दें तो ब्यूना एस का नाम यदि हम लिखें, S का मतलब हो गया स्टाइरिन, स्टाइरिन, B का मतलब हो गया ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, और R का मतलब हो गया रबड़,
SBR का ये पूरा नाम हो गया, स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबड़। अब कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लेते हैं ब्यूटा-1,3-डाइईन। ब्यूटा-1,3-डाइईन का फॉर्मूला देखें तो अपने पास 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन ले लिए हमने। अब 4 कार्बन में 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड, हमने 1 पर डबल बॉन्ड कर दिया, 3 पर डबल बॉन्ड कर दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया, बाकी की जगह सिंगल होगा। बैलेंसी पूरी करें तो ये अपने पास हो जाएगा CH2, कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। ये अपने पास होगा CH, कार्बन की 2 3 4 हो गई। इस कार्बन को देखें तो ये अपने पास CH होगा, कार्बन की 1 2 2 4 हो गई, और ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन बंध बनाकर इसकी बैलेंसी पूरी कर देगा। इसका यदि हम नाम दें तो इसका नाम अपने पास है ब्यूटा-1,3-डाइईन। ये ब्यूटा-1,3-डाइईन है। इसकी क्रिया हम कराते हैं स्टाइरिन से। स्टाइरिन का फॉर्मूला हमने पाठ के शुरुआत में ही पढ़ा है, जो बाइनिल मूलक है उससे C6H5 को जोड़ा जाता है। ये अपने पास है स्टाइरिन, या इसका एक नाम और है, इसको हम फेनिलएथीन भी कहते हैं। इसके हमने लिए N अणु, इसके भी हमने लिए N अणु। अब आपस में इसमें बहुलकीकरण की क्रिया होती है। कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है? सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है। जब हम इसकी सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, बैलेंसी फ्री होगी, यहां बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, बैलेंसी फ्री होगी, यहां बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, बैलेंसी फ्री होगी, यहां बॉन्ड बनेगा। बैलेंसी फ्री कर देंगे हम यहां पर इसकी, और यहां बैलेंसी फ्री करके एक बैलेंसी यहां फ्री कर देंगे। या फिर तुमको मैंने एक दूसरा तरीका बताया था, सबसे सीधा तरीका, कि जब भी तुमको इसका बहुलकीकरण कराना हो, सबको लिखो एक साथ। कैसे लिखेंगे हम? CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड में नहीं लगाना, अपने को पहले लिखना है क्या क्या है, CH, फिर लिखना है CH, इसके बाद लिखना है CH2, इसके बाद लिखना है CH2, यहां फिर लिखना है CH, CH से जोड़ना है C6H5। सबसे सीधा तरीका होता है ये। अब यदि हम इसको देखें तो अपने को बहुलक में दोनों तरफ बैलेंसी फ्री करनी है, दोनों तरफ बैलेंसी को फ्री कर दिया। बैलेंसी फ्री करने के बाद N अणु है, N अणुओं को आपस में जोड़ दिया, और सबकी बैलेंसी पूरी कर दो। 2 3 4 हो गई कार्बन की, 1 2 डबल बॉन्ड 4 हो गई अपने पास, 2 3 सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 3 सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 3 सिंगल बॉन्ड हो गया। ये जो हमको रबड़ प्राप्त होगा, बताओ इस रबड़ का नाम क्या होगा? ब्यूना एस होगा। ये ब्यूना एस रबड़ है। जब ब्यूटा-1,3-डाइईन का सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में स्टाइरिन के साथ सहबहुलकीकरण कराया जाता है तो ब्यूना एस रबड़ प्राप्त होता है। किसके N अणु लिए? इसके N अणु लिए, आपस में जुड़ते गए, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बना। इसका मतलब ये अपने पास योगात्मक बहुलक है, आपस में जुड़ते जाएंगे। दोनों तरीके से बताया जोड़ना कैसे है। अब यदि हम इस रबड़ के उपयोग देखें तो जो ब्यूना एस रबड़ होता है, यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है स्वचालित वाहनों के टायर के निर्माण में, या जूतों के जो घटक होते हैं उनको बनाने में इस रबड़ का उपयोग किया जाता है। तो यह बात थी ब्यूना एस की। इसी प्रकार दूसरा रबड़ यदि हम देखें तो हम दूसरा रबड़ देखते हैं ब्यूना एन रबड़। ब्यूना एन रबड़, ब्यूना एन रबड़ क्या होता है? इस रबड़ का एक नाम और है, इस रबड़ को हम NBR रबड़ भी कहते हैं, NBR। अब देखो ब्यूना का मतलब तो वही हो गया कि ब्यूटा-1,3-डाइईन होगा, N का मतलब हो गया नाइट्राइल, यहां हम लेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। यानी हम ये बोल सकते हैं जब ब्यूटा-1,3-डाइईन, ब्यूटा-1,3-डाइईन इसकी क्रिया कराते हैं एक्रिलोनाइट्राइल से, एक्रिलोनाइट्राइल इससे क्रिया कराते हैं सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सोडियम उत्प्रेरक ले लिया तो हमको जो रबड़ प्राप्त होता है उस रबड़ को हम बोलते हैं ब्यूना एन रबड़। तो ब्यूना नाम कैसे पड़ा है? ब्यूटा-1,3-डाइईन हो गया ब्यूना, ब्यू का मतलब, ना का मतलब सोडियम उत्प्रेरक हो गया, एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल से क्रिया होगी। इसी प्रकार से बनाना है। मैं यदि बोलूं कि इन दोनों में अंतर क्या होगा तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, अपने को यहां C6H5 की जगह Cn लिखना है।
यहां भी अपने पास CN आ जाएगा, और जब यहां CN आ जाएगा तो ब्यूना S के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूना N। किस प्रकार से लिखेंगे, हमने यहां लिखा ब्यूटा 1,3 डाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसके लिए N अणु, नाम है ब्यूटा 1,3 डाइईन। इसकी क्रिया हम कराते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। अब बताओ एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला तुम सब जानते हो, इसको बाइनिल साइनाइड भी कहते हैं, ये एक्रिलोनाइट्राइल है। इसके लिए N अणु, इसके भी लिए N अणु, इसको एक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं, इसको बाइनिल साइनाइड भी बोलते हैं, और इसको प्रोपिनोनाइट्राइल IUPAC नाम में 1 2 3 प्रोपिनोनाइट्राइल भी कहते हैं। सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। अब जो बहुलक बनेगा, याद करने की दृष्टि से मैंने तरीका बताया किस तरीके से लिखते हैं। बॉन्ड तोड़ना है, ये टूटेगा, बैलेंसी फ्री, एक बॉन्ड ये आ जाएगा। इस प्रकार इसको तोड़ना है, बैलेंसी फ्री, यहां बैलेंसी फ्री कर देंगे और बैलेंसी फ्री के एक बॉन्ड को यहां तोड़ देंगे। ऐसे इसको करना है, लेकिन याद करने के लिए मैंने तुमको बताया इसको ऐसे कैसे लिख दो, CH2 CH CH CH2 CH2 CH, और यहां लिखेंगे CN, दोनों तरफ बैलेंसी फ्री। N अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना देंगे, सबकी बैलेंसी पूरी कर दो, 2 3 4, 1 2 डबल बॉन्ड आएगा, 2 3 सिंगल बॉन्ड आएगा, 2 3 सिंगल बॉन्ड आएगा, 2 3 ये सिंगल बॉन्ड आएगा। इस रबड़ का जो नाम होगा वो होगा ब्यूना N। दोनों में अंतर देख लीजिए, केवल यही अंतर है दोस्तों, यहां C6H5 है क्योंकि यहां स्टाइरिन लिया, और यहां पर है CN क्योंकि यहां हमने नाइट्राइल लिया है। अब यदि हम इसके उपयोग की बात करें कि ब्यूना N रबड़ का उपयोग क्या है, ईंधन को संग्रहित करने वाले जो टैंक होते हैं, गैस्केट को बनाने में इस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो ये दो संश्लेषित रबड़ थे, एक तो था ब्यूना S और एक दूसरा था ब्यूना N। दोनों के दोनों सह बहुलकीकरण अर्थात विषम बहुलकीकरण से बनते हैं। दोनों के दोनों योगात्मक बहुलक है। दोनों में यदि हम बोलना चाहें, द्वारा देखें, जब ब्यूटा 1,3 डाइईन का सोडियम की उपस्थिति में स्टाइरिन के साथ सह बहुलकीकरण कराया जाता है तो ब्यूना S रबड़ प्राप्त होता है, और जब ब्यूटा 1,3 डाइईन का सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बाइनिल साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो हमें ब्यूना N रबड़ प्राप्त होता है। दोस्तों ये तो थे दो रबड़, एक तो था ब्यूना S और एक था ब्यूना N। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरा रबड़ देखते हैं। तीसरा रबड़ अपने पास है पॉलीब्यूटाडाइईन। पॉलीब्यूटाडाइईन, इसकी बात करते हैं, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे PB। ये भी संश्लेषित रबड़ है, पॉलीब्यूटाडाइईन। अब पॉलीब्यूटाडाइईन क्या होगा, सीधी सी बात है, ब्यूटाडाइईन का जब बहुलकीकरण कराया जाता है, ब्यूटाडाइईन, यदि हम इसका फॉर्मूला देखें, ब्यूटाडाइईन का CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम देखें यदि हम, 4 कार्बन हो गया, 4 कार्बन ब्यूट, 2 डबल बॉन्ड है, आखिरी मात्रा लगा दी ब्यूटा, 1 पर 3 पर 2 डबल बॉन्ड है, 1,3 डाइईन, ये ब्यूटा 1,3 डाइईन है। सब कार्बन की बैलेंसी पूरी है, 2 और 2 4, 2 3 4, 1 2 4, 2 2 4। हमने कराया इसका बहुलकीकरण, और जब हम इसका बहुलकीकरण कराते हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन का, तो इसके बहुलकीकरण से हमें प्राप्त होगा पॉलीब्यूटाडाइईन। दोनों तरीके हैं, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड को, एक बैलेंसी फ्री होगी, एक बैलेंसी यहां फ्री होगी, बैलेंसी फ्री कर देंगे, बैलेंसी यहां फ्री कर दी तो एक बैलेंसी यहां फ्री होगी। इसको तोड़ेंगे, एक बैलेंसी फ्री यहां होगी, एक बैलेंसी यहां होगी। या फिर मैंने तुमको तरीका बताया, तुम पहले इसको उतार दो, CH2 CH CH CH2, दोनों तरफ बैलेंसी फ्री कर दी। दोनों तरफ बैलेंसी फ्री करने के बाद कार्बन की संयोजकता को पूरी कर दो, 2 और 1 3, 4 हो गया, 1 और 1 2,
यहां पर यदि हम देखें 2 हुई है अपने पास, 2 और 2 4, डबल बॉन्ड हो गया, 2 और 1 3, यहां सिंगल बॉन्ड होगा। जब ब्यूटा 13-डाई का बहुलकीकरण कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है पॉलीब्यूटाडाइईन। ये प्राप्त हो गया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीबी। यदि हम इस बहुलक का उपयोग देखें तो इस बहुलक का उपयोग गैस्केट बनाने में किया जाता है। अब चौथा बहुलक यदि हम देखें, चौथा बहुलक अपने पास है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, ये चौथा संश्लेषित बहुलक रबड़ है, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे पीआईबी, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। ये कैसे प्राप्त होता है, ये रबड़ हम कैसे प्राप्त करेंगे? सीधी सी बात है, अपने को पॉली शब्द को हटाना है। अब शेष अपने पास बचता है आइसोब्यूटाइलिन। यदि हम आइसोब्यूटाइलिन को देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया CH2C, यहां CS से जोड़ दिया CH3, यहां C से जोड़ दिया CH3। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3 C से जोड़ दिया CH2। हम जानते हैं इस ढांचे को बोलते हैं आइसो। 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड है, इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटाइलिन। अब इसके लिए हमने एन अणु और इसका हमने कराया बहुलकीकरण। दोबारा देख लो, इसका नाम है आइसोब्यूटाइलिन, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आइसोब्यूटाइलिन है। और जब इसका बहुलकीकरण कराया जाता है तो इसके बहुलकीकरण में वही बॉन्ड टूटेगा, बैलेंस फ्री कर दी, CH2 डबल की जगह सिंगल, C से जोड़ दिया CH3, C से जोड़ दिया CH3, बैलेंस फ्री, सभी के सभी अणु आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण कर देंगे। यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम अपने पास होता है पॉलीआइसोब्यूटाइलिन रबड़। यह पॉलीआइसोब्यूटाइलिन है। दोस्तों, तीसरा नंबर का, पहले नंबर का लिया था हमने ब्यूना S रबड़, दूसरा हमने लिया था ब्यूना N रबड़ कैसे बनता है, तीसरा हम बात कर रहे हैं पॉलीब्यूटाडाइईन रबड़ कैसे बनता है, और चौथा हम बात करते हैं पॉलीआइसोब्यूटाइलिन कैसे बनता है। पॉलीआइसोब्यूटाइलिन एकमात्र ऐसा बहुलक है जो कि हवा को पकड़े रखता है, अर्थात यह हवा के लिए अभेद्य होता है। इस बहुलक का उपयोग जो बास्केटबॉल होती है या टायर होते हैं उनकी आंतरिक संरचना के निर्माण में किया जाता है। तो यह चौथा बहुलक था पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। अब हम देखते हैं पांचवा बहुलक। पांचवा बहुलक अपने पास होगा ABS रबड़ क्या होता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं ABS रबड़ क्या होता है। ABS रबड़ की बात करते हैं, ABS रबड़ क्या होता है और ये किन किन एकलकों से मिलकर बना होता है। यदि हम ABS रबड़ की बात करें तो ए से होगा अपने पास एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। यदि हम B की बात करें तो B अपने पास होगा ब्यूटा 13-डाइईन, ब्यूटा 13-डाइईन। और यदि हम S की बात करें तो S अपने पास होगा स्टाइरिन। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये बहुलक अपने पास है ABS रबड़ जो है ये 3 एकलकों से मिलकर बनता है। जब तीनों के तीनों एकलक आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो हमें ABS रबड़ प्राप्त होता है। हम यदि हम तीनों के फॉर्मूले देखें, एक्रिलोनाइट्राइल है, ब्यूटा 13-डाइईन है, स्टाइरिन है। पहले जैसे हम ब्यूटा 13-डाइईन को देखें, ये अपने पास ब्यूटा 13-डाइईन है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। यदि हम इसका नाम दें तो ये अपने पास है ब्यूटा 13-डाइईन, ब्यूटा 13-डाइईन लिख दिया हमने। इसके हमने लिए एन अणु। स्टाइरिन, स्टाइरिन का फॉर्मूला हम जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे जुड़ा होता है C6H5, इसके हमने एन अणु लिए, ये आपस में जुड़ते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे जुड़ा होता है CN, इसके एन अणु लिए। यदि हम इसके नीचे नाम लिखें तो इसका नाम अपने पास है स्टाइरिन। यदि हम इसको देखें तो इसका नाम अपने पास होता है एक्रिलोनाइट्राइल, या इसको हम बाइनिल साइनाइड भी कहते हैं। ये एक्रिलोनाइट्राइल है।
इसकी यदि हम तीनों की मात्रा देखें, ये लगभग 50% होता है, इसकी मात्रा लगभग 20% लेते हैं और इसकी मात्रा लगभग 30% लेते हैं। ये इनकी परसेंटेज मात्रा है। तीनों का कराते हैं हम बहुलकीकरण। जब ये तीनों आपस में जुड़ते हैं तो आपस में जुड़कर ये अपने पास बनाते हैं ABS रबड़। अब यदि हम तीनों को जोड़ना चाहें, बॉन्ड को तोड़कर जोड़ना चाहें, या एक साथ सबको लिख दो मिलाकर, CH2 CH CH CH2 CH2 CH CH से जुड़ रहा है C6H5 CH2 CH और CH से हमने जोड़ा है CN, दोनों तरफ बैलेंसी फ्री कर दी। आपस में N अणु है, जुड़ते जाएंगे, लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे। अब सबकी बैलेंसी पूरी कर दो। सबसे सीधा तरीका है ये। यहां 2 कार्बन की बैलेंसी 4, 2 3 4, 1 2 डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा, 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा, 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा, 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरीके से जुड़ेंगे। या फिर तुम इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए। यहां पर हम जानते हैं, वैसे हमने पढ़ा भी है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। एक पाई बॉन्ड के टूटने पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। इस तरीके से जोड़ लीजिए। ये जो रबड़ होता है इसको हम बोलते हैं ABS रबड़। और यदि हम इस रबड़ के उपयोग की बात करें तो जो मोटर कार होती है उसकी बॉडी बनाने में इस रबड़ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़े थे संश्लेषित रबड़, कि संश्लेषित रबड़ में ब्यूना S रबड़, ब्यूना N रबड़, पॉलीब्यूटाडाइन रबड़, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन रबड़ और ABS रबड़। दोबारा बोल दूं, ब्यूना S रबड़ जो था वो ब्यूटा 1,3 डाइइन की स्टाइरिन से क्रिया कराई थी सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ब्यूना N रबड़ को प्राप्त करने के लिए हमने ब्यूटा 1,3 डाइइन की क्रिया हमने एक्रिलोनाइट्राइल से कराई थी। तीसरा एक रबड़ और हम बात करते हैं, अभी एक रबड़ और है, नियोप्रीन रबड़ क्या होता है। यदि हम नियोप्रीन रबड़ देखें, इससे पहले एक बार दोबारा देख लो स्टाइरिन रबड़ को कैसे बनाया। नियोप्रीन रबड़ कैसे बनाते हैं। नियोप्रीन जो होता है इसका एक नाम और है नियोप्रीन रबड़ का। नियोप्रीन रबड़ को हम क्लोरोप्रीन रबड़ भी कहते हैं, क्लोरोप्रीन रबड़, या इसका एक नाम और यदि हम देख पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन नियोप्रीन रबड़ को। इसका मतलब यह हुआ जो नियोप्रीन रबड़ होता है, यह रबड़ जो होता है वो क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से बनता है, क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से। क्लोरोप्रीन का एक हमने रासायनिक सूत्र बताया था, 2-क्लोरो-ब्यूटा 1,3 डाइइन, 2-क्लोरो-ब्यूटा 1,3 डाइइन, 1,3 डाइइन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन। जब क्लोरोप्रीन का बहुलकीकरण कराया जाता है तो हमें नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है। कैसे बनाओगे फॉर्मूला। यदि हम फॉर्मूला बनाए तो ब्यूटा 1,3 डाइइन है अपने पास, 2 नंबर पर से H को हटाकर Cl लगा दो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड, 2 नंबर पर से H को हटाकर Cl लगा दिया, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका यदि हम नाम दें तो ये नाम अपने पास हो गया इसका क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन है। इसके लिए हमने N अणु इसका कराया हमने बहुलकीकरण। अब बताओ यदि हम इसका बहुलकीकरण कराएंगे तो मैंने तरीका बताया, तुम ऐसे कैसे लिखिए इसको, CH2 C से जोड़ना है Cl, CH से जोड़ना है अपने को CH2, दोनों तरफ बैलेंसी फ्री। बताओ बाहर क्या लगा देंगे, N, आपस में जुड़ गए, 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा, 1 2 डबल बॉन्ड होगा, 2 3 सिंगल बॉन्ड होगा। दोस्तों इसको हम बोलते हैं नियोप्रीन रबड़, या इसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन रबड़। एक रबड़ ये भी है, नियोप्रीन रबड़ कैसे बनता है। एक तो था ब्यूना S, एक ब्यूना N। इसके बाद हम बात करें नियोप्रीन रबड़। नियोप्रीन रबड़ को कैसे बनाते हैं, जब क्लोरोप्रीन का बहुलकीकरण किया जाता है तो हमें नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है। इसको पॉलीक्लोरोप्रीन बहुलक भी कहते हैं। ये समबहुलक है, एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बनता है। ये योगात्मक बहुलक है, इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलता। तो ये तो बात थी अपने पास संश्लेषित रबड़ की। अब हम बात करते हैं जैव बहुलक क्या होते हैं। जैव बहुलक के बाद बस इस चैप्टर में एक टॉपिक और होगा, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, फिर अपना ये पॉलीमर वाला चैप्टर पूरा फिनिश होगा।